दोस्तों, घूमता आईना में आपका स्वागत है। और ये साप्ताहिक आंखों देखी भाव के साथ। और आज हम भाव की भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। भाव मेरे ख्याल से सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि अ, भाजपा 150 क्रॉस कर जाएगी और ममता 100 नहीं पहुंचेगी। तो दोनों ही बातें सच हो गई। अब हालांकि इसके बारे में भाव का कहना है कि अगर जो वो बताते हैं कि मतलब कैसे उनको समझ में आया कि अगर प्रेशर कुकर में सीटी नहीं बजेगी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। ममता ने अपना जो उनका ड्रैकोनियन रूल था, उनका जो डिक्टेटोरियल जो तानाशाही तरीका था, उसमें उन्होंने प्रेशर कुकर में सीटी बजने की गुंजाइश समाप्त कर दी थी। भाव इस बात को कई बात कह चुके हैं कि मोदी सरकार में सीटी बजती रहती है। हर वो आदमी जो मोदी को क्रिटिसाइज करता रहता है, लोग कहते हैं इस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। भाव कहते हैं सीटी बजनी बहुत जरूरी है, वरना प्रेशर कुकर फट जाएगा। ममता बनर्जी ने यही किया। उन्होंने अपने यहाँ सीटी बजने की गुंजाइश बंद कर दी, उन्होंने विरोध की गुंजाइश बंद कर दी, विरोध के सुर उठना बंद हो गए और अंततः ममता बनर्जी की सत्ता का प्रेशर कुकर लिटरली फट गया। ऐसा फटा कि आज जैसे आप में से कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि बंगाल में लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो, 1947 का युग वापस याद आ। अब मैं भी देखकर हैरान हूँ, इतनी कहानियां निकल रही हैं। भाव बताते हैं कि एक महिला जो ममता की गली में कह रही थी कि हमें लगता है मगरमच्छ के साथ रह रहे हैं। तो तमाम कहानियां निकल रही हैं, तमाम किस्से निकल रहे हैं। और इसी में भाव ने आज मुझसे एक बात कही कि अच्छा, पहले भी कही थी, इसी शो पे कही थी, 2 हफ्ते पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में बंगाल जो है ये दक्षिण पूर्व का इजराइल बनेगा। भाव 1905 में जो काशी अधिवेशन हुआ था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचेगा। हालांकि अभी आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बंगाल पीछे रह गया, भारत ने पहले सोच लिया। हिंदुत्व की लहर को बंगाल सबसे, हालांकि मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बंगाल में हिंदुत्व की लहर थी तो, पर ममता उसको दबाए बैठी थी। तब यहां से कहां भाव, यहां तक तो आ गए, यहां से आगे आप कहां जाते देख रहे हैं? देखिए, एक बात होती है कि जो आपने अभी बोला वो मैंने फरवरी में देखा था। वो किसी एक चैनल का रिपोर्टर है, वो महिला से पूछता है कि क्या एसआईआर सही है, आपका एसआईआर में नाम कट गया है वगैरह वगैरह। तो वो जिस ढंग से जवाब दे रही थी, वो बंगाल का पूरा आईना दिखा रही थी। लेकिन आईना दिखा रही है, देखना भी जरूरी होता है ना। आप जो किसी के साथ बात करते हो, मेरे साथ बात कर रहे हो, तो आपको मेरी बात सुननी होती है। भले मेरी बात गलत हो सही हो, उसका निर्णय आप बाद में करें, लेकिन आपको सुनना तो जरूरी है और सुन के समझना भी जरूरी है। आप सिर्फ मेरी आवाज मेरे मुंह से निकले, उससे ज्यादा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं 1 घंटा बोलूं, उससे कुछ निष्पन्न होने वाला नहीं। तो वो महिला जब बोल रही कि एसआईआर बहुत अच्छा हो गया, होना चाहिए था, हम जेन्युइन वोटर है, और जब वो पूछता है कि माहौल क्या है, तो वो मुंह को हाथ लगाते है जीव जैसा। तो वही मैंने तय कर लिया और मैंने 150 प्लस बीजेपी को बोला था। उसका ये कारण था। और वो बात बाद में आरएसएस के कुछ दोस्तों से बात की, जो बंगाल में डेरा डाल कर बैठे थे, तो उन्होंने बोला हमने तो जनवरी में 50-50 कर दिया। तो 50-50 का मतलब साफ था कि या तो बीजेपी जीतेगी या तो ममता जीतेगी। 50-50 मामला है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अगले 2-2.5 महीने में हम वो 65-35 करेंगे। इसका मतलब किसी भी हालत पर बंगाल जीतना आरएसएस ने तय किया था और उस ढंग से काम चल रहा था। तो ये भविष्यवाणी वगैरह नहीं होती, जो सामने होता है वो देखने की और समझने की जरूरत होती है। आप थोड़ा ब्रेन ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरो सर्जन करके एक नाम ढूंढिए, रामचंद्रन। ये बड़े दुनिया के बहुत फेमस ब्रेन पर सर्जरी वगैरह करने वाले, उसकी चिकित्सा करने वाले हैं। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा था। तो एक लड़के का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था और उसके दिमाग को धक्का लगा था। तो आगे वो बच गया, उसको माँ बाप लेकर गए थे घर में, लेकिन वो अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहा था।
तो जब ऐसी केसेस होती है, वो रामचंद्रन के लिए कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो उन्होंने सब स्टडी किया और बाद में बोला मैं विजिट करूंगा, और उन्होंने पूरा प्लान करके भेजा था। तो जब वो उनके घर गए तो घर में वो माँ बाप और बेटा था, तो 10 मिनट में ऐसी कुछ बात हो गई कि वो माँ बाप बोले हमको कुछ चीजें खरीदनी है, हम तो मॉल जाकर आते हैं, और माँ बाप निकल गए। अब घर में बचे थे वो बच्चा और डॉक्टर रामचंद्रन। तो 2-5 मिनट के बाद फोन बज गया। अब घर का कौन है? वो लड़का। तो उसको फोन उठाना पड़ा। उसने फोन उठाया और बात करने लगा, तो वो लड़का इतना एक्साइट हो गया था, वो बोल रहा था फोन पर, जो कोई सामने वाला होगा जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ, ये कोई बोगस है, ये फ्रॉड लोग है, मुझे उठा कर लेके आए, मेरे बाप है वगैरह जैसे दिखते, और कहते कि वही मेरे माँ बाप है, लेकिन मैं मानता नहीं कि वो मेरे माँ बाप है। तो असलियत में जो माँ बाप निकल गए थे, वो बाहर से फोन पर इससे बात कर रहे थे, तो वो उनकी आवाज पहचानता है, लेकिन शक्लो सूरत पहचानने से इनकार करता है। तो इसका कारण उन्होंने बताया, आंख हो कान हो, यहां से जो सिग्नल आते हैं ब्रेन प्रोसेस करता है, और ब्रेन आपको आदेश देता है कि भाई ऐसे रिएक्ट होना है। तो अगर आप किसी का इंटरव्यू करो, आप किसी के पास जाओ, आप कहीं सिचुएशन में हो, तो जो सामने की सिचुएशन है वो आपको दिखाई देती है, सुनती है, लेकिन उसका ठीक ढंग से अगर प्रोसेसिंग आपके दिमाग में नहीं हो रहा है, तो आप गलत रिएक्ट होते हो। पूरा का पूरा मीडिया बंगाल चुनाव के लिए गलत ढंग से रिएक्ट हो रहा था, क्योंकि वो दिखाई दे रहा था, जो कान में आवाजें आ रही थी उसका प्रोसेसिंग सही नहीं हो रहा था। वो जो लड़का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके समझाया, उसका वही प्रॉब्लम था। उसको आवाज से जो सिग्नल दिमाग में जाते थे वो, और वापस उसकी रिएक्शन आपके बॉडी को मिलती थी, वो सही हो रहा था, लेकिन जो विजुअल कनेक्शन था, आंखों को जो दिखता था, वो जो दिमाग के पास सिग्नल जाते थे, वो कनेक्शन टूट गया था। मैं मानता हूं कि आज हमारे देश के जो बुद्धिजीवी है, देश के जो भद्र लोग हैं, मीडिया में बैठे, यूनिवर्सिटी में बैठे, उनका दिमाग और कान का, आंखें और कान का कनेक्शन टूट गया है। इसलिए सामने वाली हकीकत वो ना समझ पाते हैं, ना उस पर रिएक्ट होते। अब मैं आपको और एक बंगाल के बारे में बोलूंगा। कुछ 4-6 महीने 7 महीने पहले की बात है, मैंने एक वीडियो किया था उस पर। कोलकाता के हाईकोर्ट में जो बार एसोसिएशन होता है, उसका चुनाव बीजेपी के वकील जीत गए थे। तब मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला ये छोड़ दो, वकील वगैरह 4 चौबंद होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, भद्र लोग नहीं बदलेगा, ये सब बोलने वाले थे। ये जो निगेटिविटी हमारे दिमाग में बैठी है ना, वो सामने दिखाई दे तो भी मानने को राजी नहीं करती। और वही प्रॉब्लम था। अगर 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठकर अगर मैं बंगाल और कलकत्ता का सही आकलन कर सकता हूँ, अवलोकन कर सकता हूँ, तो वहां पहुंचे लोग क्यों नहीं कर रहे थे? तो उसका कारण मैंने जो अवनीश या पुंडीरे उनको बताया था कि जब लोग बोलना नहीं चाहते, उसका मतलब कुकर की सीटी नहीं बज रही, और जब सीटी नहीं बजती तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये लेना है कि नीचे का गैस बंद करो, ताकि कुकर में और भाप ना जमा हो। लेकिन ममता वो गैस बंद करने को लिए राजी नहीं थी, उसने उल्टा गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया, कुकर फट गया। और जब फट जाता है वो तो सामने तो, अरे मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, मैं 10 मिनट से खड़ा हूं, मैं 5 मिनट खड़ा हूं, यहां कोई कुकर में हलचल नहीं दिखाई देती, अचानक कैसे फटा? तो अचानक नहीं फटा, वो जमा हुई भाप थी, उसको जब हद नहीं रही तो वो फट गई, और यही हुआ। अब आप देख रहे बीजेपी वाले छोड़ दो, अरे गांव गांव में लोग मिठाइयां बांट रहे, उनको क्या मिला है मुझे बोलो। गांव में एक छोटा सा गांव है, वहां लोग एक दूसरे पर गुलाल लगा रहे हैं, कोई टीका लगा रहे हैं, कुछ आरती कर रहे हैं, हार डाल रहे हैं, नाच रहे हैं। उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, उनको खुशी मिली है। और खुशी महसूस करने की बात होती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं जाती, उसका कोई सबूत नहीं होता, उसका कोई दस्तावेज नहीं होता। और वो फटने वाली थी,
वो मैं देख रहा था, बस इतना ही है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। भाऊ ऐसा भी होता है कि हमारे तमाम पत्रकार सब कुछ देखते हैं पर उनको मानने का वो तैयार नहीं होते हैं। जैसा कि आपने कहा, अब अगर मुंबई में बैठ के कलकत्ता देख सकते हैं तो जो जमीन पे लोग हैं उन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है, उनको नजर आ रहा है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिस आदमी का आपने जिक्र किया, जिसपे आपने वो वीडियो देखा, उसको सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, वो अलग किस्म की पत्रकारिता है, उसके बारे में क्या बताएं। बहरहाल जब पत्रकारिता की बात आ ही रही है तो मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को बता दूं कि कल भाऊ साहब को देवऋषि नारद पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान मिला है मुंबई में। और भाऊ आपको घूमता आईना के दर्शकों की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो देवऋषि नारद को पहला पत्रकार माना जाता है हमारे यहाँ। तो भाऊ आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई। यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क भाई। अच्छा, अब इसके आगे जो भाऊ आप बता रहे हैं कि साहब यहाँ से आपने 2 बार ये बात कही कि अनुपम आने वाले दिनों में दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट का इजराइल बनेगा। अब इजराइल जैसे है, उसकी एक आपने देखा है, उसकी बाउंड्री है, उधर लेबनान है, गाजा पट्टी है, इधर सीरिया, तमाम दुश्मनों से घिरा है, सीरिया से घिरा है, लेबनान से घिरा है, गाजा पट्टी से घिरा है, अरब मुल्कों से उसकी चलती रहती है। तो मतलब एक तरफ से इजराइल से फिर पूरे अरब मुल्क शुरू हो जाते हैं, इधर भारत की तरफ से देखिए तो पूरे अरब मुल्क शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब पूरा अरब मुल्क शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ बंगाल जो है वो एक ऐसे बॉर्डर पे खड़ा है जिधर आपको उधर बांग्लादेश भी नजर आ रहा है और आगे चाइना भी नजर आ रहा है। वो भी बंगाल का बॉर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर था। कल जैसे मैं कह रहा था कि इसका सील होना बहुत जरूरी था। बंगाल और असम सील हो गया तो एक तरह से हमारा नॉर्थ ईस्ट सिक्योर हो गया। अब उसको आप इजराइल, जब आप कहते हैं कि आने वाले समय पे दक्षिण पूर्व का, साउथ ईस्ट एशिया का इजराइल बनेगा, तो आपका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? मैंने सिर्फ इजराइल नहीं बोला, मैंने बोला सनातनी इजराइल बोला। जैसे इजराइल जो है वो जूइश है और उसको खत्म करने पर सब तुले हुए थे और 50 सालों से तुले हुए, 50 सालों से। इजराइल का जन्म भी हुआ तो उस वक्त यूनो में प्रस्ताव था कि जो पैलेस्टाइन है उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक अरबों का होगा, एक जूइश होगा और जेरूसलम जो है वो यूनो शासित रहेगा, ये प्रस्ताव था। लेकिन जबकि जूइश लोगों के पास कोई सेना नहीं थी, उस वक्त पैलेस्टाइन का कब्जा ब्रिटिशों के पास था और जब तक ब्रिटिश नहीं जाते तब तक पैलेस्टाइन में जो लोग थे वो अपने आप को आर्म नहीं कर सकते थे, सशस्त्र नहीं कर सकते थे। लेकिन अरबों को उसकी परवाह नहीं थी। वो बोलते थे कि बाजू में हमारे इजिप्ट है, यहाँ जॉर्डन है, उधर सीरिया है, वहां लेबनान है, हमको वो 5 सेना घुस जाएगी, तो हमको ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। जूइश लोगों को कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि अरबों ने बता दिया था कि जो जितनी जमीन ग्रैब करेगा बस उसकी उतनी जमीन। तो छुपके छुपके ब्रिटिश नजर से छुपकर जूइश लोगों को अपनी जमीन के लिए सशस्त्र होना पड़ा और वहां से लेकर आज तक 80 साल होने को आए, उनको हर दिन लड़ना पड़ रहा है। चारों ओर से घेरे थे, लेकिन इतना सा छोटा जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास अभी है और वो सबको टक्कर दे रहा है। तो वो जिस स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर है वहां हम हैं। अब ये तो ठीक है, ये इतिहास मैंने आपको बता दिया। कल जो तुमने जिक्र किया, मुझे पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार में जो बहुत सारे बड़े मेहमान बुलाए गए थे उसमें एक इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर पर स्टडी करने वाले, जिनको बहुत सारे देश सलाहकार मानते हैं, संदीप वासलेकर करके थे, और दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल निम्भोरकर। ये निम्भोरकर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल बोलने से उनकी पहचान नहीं होगी। आपको उनकी पहचान की एक बात बता दूं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके वो इंचार्ज थे। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था पीओके में, उसके वो सूत्रधार थे, धुरंधर थे, और बाद में उनका भी उधर भाषण हुआ था। तो वो तो जनरल है, वो अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज नहीं करते। अगर उनकी
मुंह से निकले हुए शब्द को हमें समझना जरूरी होता है, वो पूरी बात नहीं बोलेंगे। तो देखो हम लोग सब बंगाल जीत लिया, बीजेपी ने जीत लिया, सनातन की विजय, उसमें खुश है, लेकिन वो जनरल है, वो देश की सुरक्षा के बारे में चिंता करते। तो उन्होंने सुरक्षा की एक व्याख्या बताई। तो बोले सुरक्षा क्या होती है? जब हम एक गांव में रहते हैं तो एक गांव में जो सीमा से पहला घर होता है, उससे भी बाहर निकलकर इधर उधर निर्भय होकर हम टहल सकते हैं, उसको सुरक्षा मानते हैं। तो वो बंगाल के चुनाव के रेफरेंस से बोल रहे हैं, लेकिन बात क्या बोल रहे हैं कि घर गांव के लास्ट बॉर्डर पर जो घर है उससे भी बाहर निकलकर बिना डरे आपको टहलना जरूरी होता है, उसको सुरक्षा बोलते हैं। अरे अरे सामने से कोई आएगा मारेगा, या अगर पहले घर को डरे तो सातवें घर को, 40वें को भी है। तो इसलिए सुरक्षा बीच में जो घर है उनकी नहीं होती, सुरक्षा बॉर्डर की होती है, और बंगाल बॉर्डर पर है। 1300-1700 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश से हमारी है। तो उसमें बंगाल इसलिए बिल्कुल नाजुक इश्यू है। और उन्होंने जो बोल दिया वो बात साफ थी, क्योंकि वहीं से तो चिकन नेक है। बाद में मैंने बोला, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे 80% तो पत्रकार बैठे थे। मैंने बोला देखो ये खबर होती है, लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर जो बोले हैं उसमें खबर है, कितने लोग समझ पाए? उसमें खबर है कि वो जब बोल रहे हैं कि घर का गांव का आखिरी घर है, उससे भी बाहर निकलकर टहलना है, मतलब वो चिकन नेक पर बोल रहे। तो बाद में चाय पीते वक्त निम्बोरकर जी बोले कि आपने मुझे सही पकड़ लिया। तो वो बात होती है, वो लोग बोलते नहीं है, उनके बोलने में जो मतलब है हमको बड़ी समझदारी से ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग बंगाल बीजेपी ने जीता, सनातन वालों ने जीता, सनातन जा गए, उस पर खुश है, लेकिन वो पूरे देश की सुरक्षा में बंगाल की चिकन नेक की अहमियत हमें समझा रहे कि अब हमको चाहिए उस ढंग से हम बांग्लादेश को हैंडल कर सकते हैं, हम चाइना को हैंडल कर सकते हैं, हम चिकन नेक को नॉर्थ ईस्ट को हैंडल कर सकते हैं, वो बता रहे थे। तो ये बात समझाई नहीं जाती, समझना जरूरी होता है। और हमेशा की एक बात होती है कि जब आप समझना नहीं चाहते तो आपके सामने पूरा ज्ञान का भंडार लेके खड़े हो जाओ। आप जो हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है कि पालथ्या घड्यावर पानी यानी हंडा जो होता है वो हंडा उल्टा करके रखो और नल छोड़ दो तो अंदर कुछ जाएगा नहीं। तो जो लोग हंडा उल्टा कर कर बैठे उनको हम ज्ञान नहीं दे सकते, वो वैसे ही रहे, पूरी पूरी नदियां उनसे बहकर निकल जाए, वो खाली ही रहेंगे। तो ऐसे जो ज्ञानी है वो रोज के रोज बकवास करते रहते, बकैती करते रहते, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो बंगाल की बीजेपी है, बंगाल के हिंदू है, उनके लिए बंगाल की जीत का अलग मायने है, और मोदी शाह के लिए या अजित डोभाल वगैरह देश के सुरक्षा जानकार है, उनके लिए बंगाल की जीत अलग मायने रखती है। आवाज आ रही मुझे? शायद नेट तुम्हारा फ्रीज हो गया है। अनुपम मेरी बहुत एक क्षमा चाहता हूं, 2 मिनट के लिए हमारा ये नेटवर्क डाउन हो गया था। अब ये चलिए इस बात को समझे कि सीमा के आखिरी गांव पे भी जब आदमी निकल कर बाहर सुरक्षा के साथ टहल सके तो वही सुरक्षा है
बड़ी बात जनरल साहब ने कही और बड़ी बात आपने पकड़ी भी। लेकिन क्या ये आप होता देख रहे हैं? आपने देखा कि जैसे बांग्लादेश के तो संसद में हंगामा मचा, बांग्लादेश में हंगामा मचा हुआ है। उनको लग रहा है कि साहब भाजपा सरकार आ गई, अब हम लोग यहाँ से घुसपैठ का हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वही समाप्त हो गया, जैसे भारत में घुसने को ही वो अपना अधिकार समझते हैं। आपने देखा कि इस समय बांग्लादेश है, उसके बाद जब से अभी तक जब से तारिक रहमान आए थे वो भारत के साथ सब ठीक ठाक करके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही बंगाल में ममता की हार की बात आई, आपने देखा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हमको धमकी देने लगे, एक्शन लेने की बात करने लगे, वो चाइना के साथ जाके पींगे बढ़ाने लगे। इनको तो यहाँ पे भारत से जिसको दिक्कत होती है, नेपाल को, बांग्लादेश को, वो सीधे जाके चीन के गोद में बैठ जाता है, मालदीव को, श्रीलंका को, जिसको भारत से दिक्कत होती है चीन की गोद में बैठ जाता है। तो आने वाले दिनों में आप बंगाल बॉर्डर को विजा विज बांग्लादेश के हवाले से कैसा देखते हो? खास तौर से शुवेंदु अधिकारी को इस सनातनी इजराइल में उनकी कितनी भूमिका देखते हैं? नहीं, शुवेंदु अधिकारी लोकल इंसान है, लोकल नेता है। देखो, जिस ढंग से मैंने बोला कि जनरल जो थे हमारे निम्बोरकर, उन्होंने बोला तो एक बात होती है ना, बंगाल की चुनाव की जीत, घटना एक ही है, लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के बीजेपी वाले या देश भर के बीजेपी वाले, हम जैसे सनातन के समर्थक है, वो जिस ढंग से उस वहां देख रहे, उस ढंग से जनरल निम्बोरकर हो या अजीत डोभाल हो या मोदी हो या शाह, वो नहीं देख रहे, वो उसको बॉर्डर स्टेट करके देख रहे। अब जब एक तरीका होता है ना, आप जहां बैठे हो वहां से आप जैसी दुनिया देखते हो, सामने वाला उसी ढंग से आपके पिछली बाजू जो किताबें रखी है मैं देख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रही है। तो वैसे ही एक बात होती है कि जो घटना बंगाल में हुई है, चुनाव के नतीजे आए, तो हम जिस तरीके से देखते हैं बांग्लादेश उस तरीके से नहीं देखेगा। अब वो घुसने का रास्ता बंद हो गया, ये हमारे दिमागी खेल है, उनको वो नहीं लग रहा है। वो इसलिए डरे हुए हैं कि अब भारत को सताने का जो रास्ता था, इससे मोदी शाह निपट लेंगे। आज तक ममता हमारे लिए बफर स्टेट थी, अब ममता निकल गई, इसका मतलब बांग्लादेश के जो जिहादी क्या बोलते हैं उसको, गजवाए हिंद वगैरह वाले थे, उनके लिए बफर स्टेट निकल गई हो, उससे डरे हैं। वो रास्ते की बात नहीं सोच रहे, वो बोले ये अंदर घुसकर 2, 4, 10 किलोमीटर अंदर घुसकर नो मैंस लैंड बना देते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। आज तक हमने सताया, कुछ भी किया है, बंगाल में लोग भेजे, वहां से पूरे देश में भेजे, वो तो वापस भेजे जाएंगे, वो तो बात साफ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये उल्टा घुस जाए, ममता को वही सोचना जरूरी था कि अगर बंगाल की जनता जहां तक सह लेती है वहां तक सीमित रहना जरूरी है, वरना ये फट जाएगी। आज बांग्लादेश में वही डर है। उल्टा घुस जाए से क्या, उल्टा घुस जाए से क्या मतलब है? नहीं, अंग बंग कलिंग, अंग जो सुन रहे हो, अंग तो बंग पूरा नहीं है। बंग तब पूरा होता है जब बांग्लादेश उसमें आ जाता है, तो अब बंग पूरा नहीं हुआ है, ये पहला समझ लो। ये जो बहुत सारे लोग नाच रहे कि ये बहुत बड़ा पुराना सपना था कि अंग कलिंग बंग, बंग आधा है, ये आधा अंग है, अभी आधा बच्चा है, और वो आधा अंग जो है वो डर रहा है कि ये सारा मुझे इंजेक्शन मारेगा, ये मेरा ऑपरेशन करेगा, इससे डरा है, वो डर कर चिल्ला रहा है। आपको लग रहा है वो धमका रहा है? बिल्कुल नहीं, वो डरा हुआ है। जिस ढंग से हमने पश्चिम बंगाल को बेहोश करके रखा था, उससे अगर वो आधा जीवित हो गया तो पूरा बंग जीवित होगा, तो हम क्या करेंगे? हम अपना इस्लाम लेकर जाएंगे कहा? इसका डर सामने से सुनने को आ रहा है। इसलिए मैंने वो डॉक्टर रामचंद्रन ब्रेन स्पेशलिस्ट की बात कही, वो समझो। आप भी अभी भी सेक्युलरिज्म जो प्रभाव है उससे निकल कर बाहर आ जाओ, सनातनी हो जाओ, सनातनी हो जाओ। अरे अगर ममता को हराए तो बांग्लादेश क्या चीज है यार? ममता को भारत के संविधान का संरक्षण था, उसको भी हराया है, और संविधान के 356 का आयुध ना उठाते हुए, हथियार ना उठाते हुए हराया।
जैसे गलवान में हमारे जवान थे, उन्होंने बिना हथियार के चाइना के 44 लोग मारे थे, बिना हथियार के मारे थे। तो आज बंगाल का चुनाव के नतीजे जब देख रहे हो तो वो देखो कि बिना हथियार के, जो हथियार उपलब्ध है 355 356 का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मोदी शाह ने दिखाया नहीं, जब तक हमारा बंगाली बाहु है वो तगड़ा होकर खड़ा होकर नहीं लड़ेगा तब तक उसके हाथ में हथियार नहीं देंगे। अब तो वो बाहु खड़ा हो गया, अब वो अगर सजीव हो गया है तो एक बाहु खड़ा हुआ तो दूसरा भी हो सकता है। और दूसरा बाहु डरा है, अरे मैं इस्लाम मुस्लिम रहना पसंद करता हूं या क्या मैं भी हिंदू बन जाऊंगा, ये डर से वो चिल्ला रहा है। तो वो सब देखो, आवाज अलग अलग होते हैं, उसमें से आपको क्या सुनना है वो भी सुनना जरूरी। गलत मत सुनो, लेकिन सही सुनने की आदत भी डाल दो। तो डरा हुआ भी रोता है, हारा हुआ भी रोता है, और जीतने वाला भी रोता है। वो जो अभया की मां है, उसके मुंह पर अगर हम थोड़ी सी मुस्कान देख रहे तो वो खुशी की नहीं है, बदले की मुस्कान है कि जिस मुख्यमंत्री ने मेरी बेटी की इज्जत और मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, ठीक है, मैं आज मेरी बेटी का बदला पूरा कर चुकी हूं। आज ममता डरी है, मैं अभी अभी वीडियो देख रही थी, वो अभी वामपंथियों को बोल रही कि साथ आ जाओ, हम दिल्ली में बीजेपी को हराएंगे। वो कौन है, अभिषेक, वो बोल रहा है। तो आज धमकियां नहीं दे रहा है, वो बीजेपी को हराने की ही बात कर रहा है, लेकिन उसके आवाज में, टोन में जो फर्क है वो समझना जरूरी है। 4 मई के बाद अमित शाह की हिम्मत है तो कोलकाता में रह के दिखाओ बोलने वाला अभिषेक आज क्या बोल रहा है। आज भी वो मैं शरण आ रहा, वो ऐसी बात नहीं कर रहा है, आज भी वो बीजेपी को हराने की बात कर रहा है। लेकिन फर्क होता है, अबे तेरे में हिम्मत है तो आजा, अबे तेरे में हिम्मत है तो आजा, आवाज में फर्क होता है। उससे किसको धमकी कहे और किसको रोना कहे वो समझना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है वो सेंसिटिविटी होती है। तो बहुत ढेर सारे दर्शक पूछते रह रहे हैं मेरे से, और ये आपने बात छेड़ी दी है ममता बनर्जी वाली, तो ये भी बता दीजिए कि जैसे भी आपने कहा, नहीं विजय की नहीं बदले की मुस्कान, खुशी नहीं बदले की मुस्कान है, तो ये बड़ा एक फीलिंग बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल में भी नजर आ रही है, देश के लोगों में भी नजर आ रही है कि ममता बनर्जी ने जो बंगाल के साथ किया है उनकी सजा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम जी के परिवार को एकदम कोरा छोड़ दिया, बिहार में लालू परिवार को एकदम कोरा छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं। एक केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने राहुल गांधी किसी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या उत्तर प्रदेश, बिहार और गांधी परिवार की तरह इनको भी एकदम इनके कुकर्मों के लिए एकदम माफ करके छोड़ दिया जाएगा? देखो, एक बात होती है, किसी फिल्म का गाना डायलॉग है, मुझे याद नहीं आता, लेकिन एक किसी का है, विलन का, हीरो का है, मुझे वो बोलता है, दुनिया तुझे जीने नहीं देगी और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, यानी कि नरक यातना में रखूंगा। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझो, पाकिस्तान को पूरे तरीके से हराया नहीं है, लेकिन हाथ में हथियार लेने की ताकत भी बची नहीं है। और वो धुरंधर फिल्म में आखिरी शॉट जो है वो हमजा को लेकर एयरपोर्ट पर लेके आता है जमील जमाली। वो हमजा उसको पूछता है कि तुमने उसको मारा क्यों नहीं था बड़े साहब को, तो बोले मरवाने से बजा अच्छी, उसको वैसे ही मरा हुआ रखने में ज्यादा मजा है। तो कुछ बातें समझना जरूरी होता है। आप उसको मारोगे तो उसके बाद किसको मारोगे? हर दिन देखो, एक बात आपको बता दो, एक एक्सपीरियंस, सही हकीकत की बात बोलो। एक हमारा परिचित पुलिस अफसर था बांद्रा में, बांद्रा स्टेशन के बाजू में झोपड़पट्टी, झुकी झोपड़ियां वगैरह, वहां एक गुंडा हुआ करता था, किसी भी लड़की को, महिला को उठा के लेके जाता था, और साले उसके इतने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, उसको हाथ नहीं लगा सकते थे। तो वहां का जो इंचार्ज पुलिस थाने का था,
वो मेरा परिचित हो गया था आगे, तो उसने ये किस्सा बताया था। तो बोला मेरा खून इतना खौलता था, मैं खुद को हिजड़ा मानने लगा कि क्या है साला, कानून का यहाँ का इंचार्ज, मैं वो उसको हाथ नहीं लगा सकता, कानून से हाथ नहीं लगा सकता। उसने क्या किया मालूम है? उसने कुछ 2-3 नंबर के फालतू गुंडे थे, उनको बुलाया, उनको किसी यानी किसी लफड़े में फंसे थे, उनको बोला तुमको मैं सेटल कर दूंगा, मेरे लिए एक काम कर दो। बोले क्या है? बोले ये है ना, हाँ उसको उसको हमला करना है, लेकिन उसको मारना नहीं है, उसके दोनों हाथ तोड़ो और दोनों पांव तोड़ दो और उसका जिंदा रखो। और वो अस्पताल में जाके छूट कर वगैरह आ गया। इसने, उस अफसर ने, वो दोनों गुंडे थे उनको कल्याण में लेके सेटल कर दिया। और ये जो था वो बांद्रा स्टेशन के बाहर भीख भीख मांगता था। तो वो मैंने वो भिखारी को देखा था, तो बोला वो भिखारी, मैंने उसकी टांगे वगैरह तोड़कर उसको, और बहुत सारी जो महिलाएं थी जिन पर उसने अत्याचार किया था, उनको बोला था हर वक्त वहां से जाओ तो उसके मुंह पर थूको। अरे उसमें मजा जो होता है, वो एक दिन में उसको 1 मिनट में मारोगे तो उसके लिए तो वो जन्नत में जाएगा ना, उसको जहन्नम भेजना है। तो जीते जी जो बुरे हालत में जिएंगे उसमें बड़ा बदलाव होता है, ये समझने की बात होती है, वो समझने की बात होती है। ये बात तो है भाव, क्योंकि विपक्ष के हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं, बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपना मानसिक, और राहुल गांधी तो इसमें सबसे आगे हैं, वो बहकी बहकी मानसिक संतुलन खोने जैसी बातें करने लगे। भाव एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, हमारे बहुत दर्शकों ने भी पूछा है, और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। विजय करने का जो एक जीत हुई, जो अप्रत्याशित जीत थी, और वो भी इसमें 2 बातें नजर आई जिसको मैं कहता हूं कि विजय नहीं जीता है, स्टालिन हारा है। तमिलनाडु की जनता स्टालिन से भी दुखी आ चुकी थी और AIMDK से भी दुखी आ चुकी थी। भाजपा ने उसको, अन्नामलई को खड़ा नहीं किया, तो विजय को इसका फायदा मिल गया। लेकिन आप विजय की सरकार को क्या स्थायी सरकार के रूप में देखते हैं, या इसकी कोई अवधि, कितनी अवधि, इसको आप कितना टाइम देंगे? आपके हिसाब से विजय कितने दिन की सरकार चला पाएंगे? नहीं, वो 5 साल चलाएंगे, मुझे कोई उसमें शक नहीं, या समझो 3 साल में गिर गई, बात वो नहीं है। जो राजनीति द्रविड़ राजनीति में फंसा हुआ था पेच, वहां से तो निकला गया। अन्ना DMK या DMK, आपके पास और कोई चारा नहीं था। अगर बीजेपी नहीं तो कोई बात नहीं, अनुपम तो ले लो, विजय को ले लो, संजय दीक्षित को ले लो, बाद में मेरा नंबर आएगा, कोई बात नहीं। तो विजय स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, मैं मानता हूं कि वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जहां तक ये तो सनातन को वायरस बोल रहे थे, ऐसे लोगों को हटाया ना। और मैंने कहीं विजय का चुनाव के नतीजे आने के बाद का स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने कहा है कि पेरियार की जो एंटी ब्राह्मण पॉलिसी थी वो अब आउटडेटेड हो गई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको दिशा समझ में आती है। पर विजय तो गए थे, सबसे पहले पेरियार को ही प्रणाम किया था उन्होंने जाके। नहीं, अरे यार यही तो प्रॉब्लम है ना। तुम जैसे लोगों की आंखें बंद होनी चाहिए, कान बंद होने चाहिए। आप मीडिया देखना बंद करो। पूरा बंगाल का चुनाव अमित शाह ने जीता है तो ममता की मदद से जीता है, लेकिन आप वो मदद समझ ही नहीं पा रहे, मदद समझ नहीं पा रहे। लोग आपको उकसाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, वो देखो देखो तू क्या बात कर रहा है, वो तो जाके पेरियार के पैर छू कर आ गए, तो आप गुस्से में आ गए, आपका संजय राउत हो गया। ममता के बारे में हर कोई बोल रहा था ना, राष्ट्रपति शासन के सिवा तो बीजेपी जीत नहीं सकती। भाई कैसे जीत गई? राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं, फिर कैसे जीत गई? आप भी बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। पिछले चुनाव के बाद वायलेंस होने के बावजूद मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्ट्रैटेजी का समर्थन करता रहा, क्योंकि मैं अंतिम रिजल्ट पर भरोसा रखता हूं। अब पश्चिम बंगाल में कम से कम 25-30 साल दूसरा कोई जीतने का सोच भी नहीं सकता, सोच नहीं सकता। जीतो इसका मतलब सत्ता में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बैठना चाहिए,
हमारे पैर जमने चाहिए, और वो जरूरी होता है। और इसलिए मैंने बार बार पिछले एक महीने में बोला कि बंगाल जीत गए तो बंगाल दूसरा गुजरात होगा। उसका मतलब क्या है? आज गुजरात में दूसरा कोई बीजेपी को हराने की सोच भी नहीं सकता। तो आपको नूडल्स चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं मैं पकवान लेके आ रहा हूं, नहीं 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 नहीं, हमको पकवान नहीं, हमको नूडल्स दे दो, हमको झालमुड़ी दे दो। अरे क्यों यार, मैं रबड़ी लेके आऊंगा, अच्छा पकवान लेकर आऊंगा। तो ये जो बात होती है ना, इसको सीधा करो, उसका सीधा करो, और जब सीधा करने का समय आता है तो ये बात करने वाले ना घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके छुप जाते हैं। तो बदले की जरूरत नहीं होती, बदलाव उसके लिए जरूरी होता है, तुमको दिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती। हमारे यहाँ सुनेत्रा अपनी सुप्रिया सुले क्या बोल रही थी 4 साल पहले? अरे तीन तीन पार्टियां एक हो गई है, अकेला देवेंद्र क्या करेगा? क्या किया अकेला देवेंद्र ने, देख रहे हो? तीन तीन पार्टियां खत्म की, आपके बाप को लपेटकर बंद करके रखा है, क्या कर सकते? देखो एक बात होती है, आपको मेरिट में आना है या 35% लेकर सिर्फ पास करना है, आपको पुरस्कार चाहिए या आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए? सोच लो। ये आम जनता बोलेगी। आम जनता जो होती है, 2 लाख लोग परीक्षा में बैठते, 1 लाख 1.5 लाख पास हो जाते हैं, हर कोई मेरिट में नहीं आता। मोदी और शाह मानते हैं कि हमको मेरिट में आना है। नहीं भाव, इसको मैं मानता हूं, मैंने इसका बल्कि इस पे प्रोग्राम भी किया था। मैंने कहा था जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे विजय का इस्तेमाल किया गया है द्रविडियन पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए, स्टालिन की पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए। और एक बार आपने पहले भी इसी प्रोग्राम में कहा था, कौन जीतता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ममता और स्टालिन का हारना बहुत जरूरी है, और ईश्वर की दया से दोनों ही हार गए। एक प्रोग्राम को खत्म करते हुए ये इस प्रोग्राम से हट के एक सवाल पूछ रहा भाव आपकी, कल आपको देवर्षि नारद सम्मान मिला, कैसी रही आपकी इतने साल की पत्रकार यात्रा? आज 2 ही मिनट में हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं, डिड यू एंजॉय इट? मजा आया? कैसी रही ये पत्रकारिता की यात्रा इतनी लंबी? नहीं नहीं, पुरस्कार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला, अमिताभ बच्चन वगैरह थे, या बहुत सारे राज्यपाल के हाथों मिला है, बहुत सारे, 100 से ज्यादा पुरस्कार हो गए, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं जो काम कर रहा हूं उससे जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। देखो 30 साल से मराठी में मेन स्ट्रीम मीडिया से मैंने अकेले पंगा लिया है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मैं पेपर नहीं निकाल सकता था, लेकिन जो छोटे छोटे अखबार होते थे उसमें लिखता था करके आज मैं जहां पहुंचा हूं, मेरी अपनी पहचान बन गई है। तो ये खुशी होती है, मुझे खुशी लगती है, ऐसा मैं काम करता हूं। जो पत्रकारिता मैं कर रहा हूं उससे उससे मुझे खुशी मिल रही है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पुरस्कार जो समझते हो ना, बीच में कुछ 4 महीने पहले की बात है, मुझे एक परिचित पत्रकार है, उसका फोन आया था, बोला भाऊ जी एक फोन आएगा, कृपा करके उठाइए, ये नंबर है। मैंने बोला क्यों? नहीं, वो आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। तो उसने एक फोन नंबर भेजा था, मैंने देख रहा था तो फोन आ गया, मैंने उठाया। वो मेरा फैन है और उसका पिता भी मेरा फैन था। तो बोला मेरे पिताजी 92 की उम्र में चल बसे, और जब आखिरी समय वो ग्लानी में थे, तो वो 3 दिन अलग अलग लोगों को सुनते बेड में ऐसे पड़े रहे आंखें बंद करके। पहले दिन बोले हमारे यहाँ जो अकोला वगैरह में स्वामी समर्थ मंदिर है, उनके भजन सुनते रहे। दूसरे दिन उन्होंने सुधीर फड़के का पूरा मराठी में जो गीत रामायण है वो सुना, और तीसरे दिन बोले अब सीरियल में मुझे भाऊ के जो वीडियो है सुनने। और वो बोल रहा मुझे कि वो सुनते सुनते वो कब चल बसे हमें भी पता नहीं चला। वो मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार लगता है कि जिंदगी के आखिरी क्षण में मुझे सुनना उनको पसंद था। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन उनको अगर लगता है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब यह दुनिया छोड़ूंगा तो भाऊ की आवाज मेरे कान में गूंजती रहे, इसको मैं पुरस्कार मानता हूं।
ये अपने अपने समझ की बात होती है, ये पुरस्कार में नहीं सकता। इतनी लंबी पत्रकारिता में कभी ये ख्याल आया कि काश मैं पत्रकार नहीं होता, कुछ और होता? नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं है। मैंने 1 साल इंजीनियरिंग की थी, वो छोड़ दी। आर्किटेक्चर 3 साल में था, आर्ट्स किया 2 साल में। फिर एक समय आ गया, मुझे लगा कि मेरी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं है। तो उस समय मैं पत्रकारिता यानी थोड़ा लिखता था, तो वो बोले मराठा वाले कि आ जाओ पत्रकार बन जाओ, तुम अच्छा लिख सकते हो। तो हो गया, 69 की बात है। लेकिन पछतावा कभी नहीं, सीखने को इतनी बातें मिली है, दुनिया ही एक स्कूल बन गया। आइंस्टाइन का कहना है कि सबसे अच्छा स्कूल है ना वो अनुभव होता है, लेकिन फीस बहुत महंगी होती है, क्योंकि कोर्स पूरा करोगे तो मर जाओगे। कितनी बड़ी बात है। एक रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें सिर्फ एक शब्द का जवाब दिया जाता है। आपसे एक एक शब्द के 2-3 सवाल पूछ ले रहा हूं। आपको इतनी लंबी पत्रकारिता में वो कौन सा एक पॉलिटिशियन मिला जिससे आप आज तक सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हैं? और मैं उससे आपका कारण नहीं पूछूंगा, मैं डिटेल नहीं पूछूंगा, सिर्फ नाम। मिला नहीं, लेकिन मैं बहुत मानता हूं तो राम मनोहर लोहिया को मानता हूं, जो दिल की बात थी बोलते थे। उनको कभी डर नहीं लगा कि अरे उनका एक मैंने पढ़ा था, वो बोले मुझे उत्तम अंग्रेजी आती है, इसलिए सब सोशलिस्ट मुझे मानते हैं, और मुझे बुरा लगता है कि मैं अच्छी हिंदी लिख नहीं पाता। ये उनका कहना था। और दूसरी बात वही है, उनका एक किताब है, मुझे याद नहीं, उसमें एक ललित लेख है बहुत बढ़िया, रामकृष्ण शिव, भारत की पहचान क्या है। तो भारत की पहचान राम होती है। वो मर्यादा कितनी संभालता है वो राम में देखो, तांडव करता है। उन्होंने रामायण मेले की शुरुआत की थी, उन्होंने रामायण मेला शुरू कराया था। बिल्कुल। और आप कितने मजाकिया हो सकते हो वो कृष्ण में देखो, चालाकी कृष्ण में देखो। और जब गुस्सा हो जाते हो तो गुस्सा भगवान शिव जैसा, भोलेनाथ जैसा होना चाहिए। ये हमारी पहचान है। ये लिखने में उनको शर्म नहीं आए, वो सोचते थे। और ये जय श्री राम बोलने से डरते हैं। तो वो असली थे। वो थे पहले, जब मुझे याद है कि गोवा में सत्याग्रह करने वाला पहला भारतीय कौन था, राम मनोहर लोहिया थे। और जब गांधी जी ने बोला था कि भाई उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने खत लिखा था कि गांधी जी डिक्लेयर करते कि गोवा भारत का नहीं है, मैं माफी मांग कर निकल आता हूं। तो चुपचाप ब्रिटिशों के माध्यम से, पोर्तुगीजों से सेटल करके लोहिया को गांधी जी ने छुड़वा कर लाया था। तो हमारे गोवा के एक मराठी कवि है, बहुत नाम है उनका, बोरकर, तो उन्होंने उन पर कविता लिखे थे, लोहिया गोयाना आयलो रे। तो इसलिए लोहिया मुझे पसंद है, क्योंकि वो सत्ता वगैरह नहीं मानते थे, अपोजिशन में भी रहकर राजनीति कर सकते हैं वो जानते थे। कोई ऐसा राजनेता भाव जिससे आपकी लंबी सीधी तकरार हुई हो? सीधी तकरार, लंबी तकरार। मैं किसी नेताओं से मिलता ही नहीं, तो तकरार की क्या बात है। नहीं, वो पत्रकारिता में आपकी आर्टिकल से तकरार हो जाती है, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, तकरार हो जाती है। मेरी बात मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। हाँ, किसी ने कुछ पर लिखा है, बोला है, उन्होंने फोन किया तो बात अलग है, वरना मैं किसी के पास जाता नहीं। किसी प्रोग्राम में मिल जाते तो मिल जाते, वरना मैं नहीं जाता। मेरा कोई काम भी नहीं है। बहुत सारे नेता भी है, बोलते अरे आप कभी आते नहीं। मैंने बोला मेरा आपके पास काम ही नहीं तो क्या करूं। जो बोल रहा हूं, और सलाह भी बोलो। अब बहुत सारे होते सलाह मांगते, मैं बोलता सलाह नहीं देता। मैं जो बोलता हूँ ओपनली बोलता हूँ, उससे पाठ ले लो, सबक ले लो, सुधर जाओ। आप गलती कर रहे हो, मैं दिखा रहा हूं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो आप गलती कर रहे हो उस पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सुधर जाओ, बच जाओगे। तो देखिए, भाव ने दर्शकों बताया कि दुनिया ही स्कूल है और जिंदगी ही सबक है। इसका दुर्भाग्यशाली पहलू सिर्फ इतना है कि उसको खत्म करते करते, कोर्स पूरा करते करते हम ही खत्म हो जाते हैं। पर दैट इज हाउ इट इज।
भाऊ, आपको आपके पुरस्कार के लिए, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पत्रकारिता के लिए आपका बहुत आभार, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई।